Assalamu alaikum to everyone. Dear students, how are you? Today's our topic is आपका जो आज का क्वेश्चन है वो है ग्रामर वर्क का जो है नरेशन का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस नरेशन के बारे में एक्सप्लेन करूँगी जो आपको याद रखना है, तब ही आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकते हो। सबसे पहले आई विल एक्सप्लेन हियर, मैं आपको प्यारे बच्चों में आपको समझाऊंगी ये जो नरेशन है, नरेशन का मतलब क्या है। जब तक आपको नरेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स या नरेशन के बारे में पूरा पता नहीं होगा, तब तक इस क्वेश्चन को ना तो आप अंडरस्टैंड करते ना तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, ना ही आप खुद आगे कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो नरेशन का मतलब है वो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। नरेशन का मतलब है नरेशन का मतलब है, अगर हम ऐसे ही बोलेंगे, मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करूँ, नरेशन का मतलब है टू टेल और टू एक्सप्लेन, यानी किसी भी बात को कहना, किसी की बात को किसी किसी की जो बात होती है उसको दोहराना, उसको कहना, कहीं तक पहुंचाना, किसी को बोलना, इसको हम नरेशन बोलते हैं। नरेट मतलब को किसी की स्टोरी बताना, हम इसको क्या बोलते हैं, नरेशन। वो नरेशन की जो डेफिनेशन है वो है any kind of sorry any kind of explain or telling a story is called narration। तो यहाँ पे बच्चों मैंने क्या लिखा है, एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनिंग और टेलिंग ए स्टोरी इट इज कॉल्ड ए नरेशन, यानी किसी की बात कहना। और वी कैन राइट हियर टू टेल or to explain what someone else said is called नरेशन। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टू एक्सप्लेन और टू टेल व्हाट समवन एल्स हैज सेड इज कॉल्ड नरेशन। जब हम किसी की बात बोलते हैं, किसी की बात दोहराते हैं, किसी की बात कहीं तक पहुंचाते हैं, मतलब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी कि कुछ कोटेशंस है जो कि किसी ने बोले होंगे। मतलब मिसाल के तौर पर टैगोर के कुछ कोटेशंस है, डॉक्टर इकबाल के कुछ कोटेशंस है, सर सैयद अहमद के कुछ कोटेशंस है। बड़े बड़े फिलासफर्स होते हैं, साइंटिस्ट्स होते हैं, बड़े बड़े ये जो लिटरेचर लिखते हैं वो होते, बड़े बड़े लिखने वाले होते हैं, जिनकी बात हम दोहराते हैं। तो हम उस बात को कैसे दोहराते हैं कि उसने ये बोला है, उसने वो बोला है, तो हम इसको नरेट करते हैं, यानी हम इसको बोलते हैं, हम इस स्टोरी को बोलते हैं, इसकी बात को दोहराते हैं, इसी को हम नरेशन बोलते हैं। यानी किसी की बात दोहराना, किसी की बात कहना, किसी की बात एक्सप्लेन करना, इसको हम नरेशन बोलते हैं। प्यारे बच्चों, इस नरेशन का जो ये स्टोरी बताने का जो तरीका है वो दो तरीके होते हैं। नरेशन के दो तरीके होते हैं, यानी स्टोरी बताने के, किसी की बात कहने का जो तरीका होता है वो है दो होते हैं, दो तरीके होते हैं। किसी की बात को कहना, किसी की बात को एक्सप्लेन करना, इसके दो तरीके होते हैं। नंबर वन होता है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, नरेशन को स्पीच बोलते हैं। और नंबर सेकंड वे इज इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये दो करने से पहले जो आपको आगे करने हैं, इनको करने से पहले मैं आपको पहले समझाऊंगी ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। प्यारे बच्चों, ये जो डायरेक्ट स्पीच होता है, जब हम डायरेक्टली किसी की बात बोलते हैं, इसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। यानी जब हम किसी की बात बोलते हैं बगैर कोई चेंज लाके, बगैर किसी भी किसी भी किस्म की चेंज लाके, जब हम किसी की बात दोहराते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो हम प्यारे बच्चों इसको क्या बोलते हैं, इसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होती है, और डायरेक्ट स्पीच में कुछ रूल्स होते हैं। हमें अगर किसी की बात जो कहनी होती है या लिखनी होती है, वो हमें कैसे लिखना पड़ता है। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, यहाँ पे कोई चेंज होती है, यहाँ पे
रिपोर्टेड होता है, मतलब यहाँ पे हम थोड़ी सी चेंज लाए ला, यहाँ पर हम एग्जैक्ट वर्ड जो स्पीकर के होते हैं, जो कहने वाले के वर्ड जो होते हैं, वो हम मतलब डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, हम एग्जैक्टली वही वर्ड्स नहीं बोलते हैं, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। तो यहाँ पे ये दो करने से पहले पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। यहाँ पे जो ये डायरेक्ट स्पीच है उसके कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। डायरेक्ट स्पीच, दीज आर द फॉलोइंग पॉइंट्स। डायरेक्ट स्पीच के लिए आपको फॉलोइंग पॉइंट्स याद रखने हैं। डायरेक्ट स्पीच, द फॉलोइंग पॉइंट्स you have to remember it. You have to remember the following points about the direct speech. Remember the following points. The following points. The following points should remember about the direct speech. About the direct speech. ये जो डायरेक्ट स्पीच है इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में जो कोई भी जो बात लिखनी होती है, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में कोई भी बात एक्सप्लेन करनी है तो उसके लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखाऊंगी कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला वाला जो पॉइंट है नंबर 1, इसमें जो डायरेक्ट स्पीच में सबसे पहले जो जो एग्जैक्ट वर्ड्स है, the exact words of the speaker are repeated or repeated। तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में क्या है, हमें यहाँ पे जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं स्पीकर के वही हमें एक्सप्लेन करने होते हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट जो डायरेक्ट स्पीच का है वो है द एग्जैक्ट वर्ड्स। ये जो एग्जैक्ट वर्ड्स उसके होते हैं, उसकी जो बात होती है, द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर मार्कड। वो हमें मार्क करने पड़ते हैं। आर मार्कड ऑफ बाय इन्वर्टेड कामास, बाय इन्वर्टेड कामास। यानी हमें क्या करना होता है, जो डायरेक्ट स्पीच में जो बात होती है वो हमें क्या करना होता है, वो हमें कामाज में रखना होता है। ऐसे पहले इन्वर्टेड कामाज बिगिन करने होते हैं, उसके बाद जब बात ख़त्म होती है तो इन्वर्टेड कामाज क्या करने होते हैं, क्लोज करने होते हैं, उसके बाद फुल स्टॉप। तो ये बातें आपको याद रखनी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द, it is the number 3rd point that you have to remember about the direct speech. The first word or the first letter, the first word of reported, the first word of reported verb as well as the reported speech, as well as the reported speech, दो रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट वाला लेटर होता है, वर्ड का जो फर्स्ट वाला वर्ड होता है वो क्या करना होता है, बिगनस विद ए कैपिटल लेटर। तो प्यारे बच्चों ये याद रखना है, जो रिपोर्टेड वर्ब का जो फर्स्ट वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमें क्या करना होता है, वो हमें कैपिटल लिखना होता है। और रिपोर्टेड स्पीच का भी जो फर्स्ट वाला लेटर होता है, फर्स्ट वाला वर्ड का जो फर्स्ट वाला लेटर है वो भी हमें क्या लिखना होता है, कैपिटल लिखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द रिपोर्टेड स्पीच, पहले मैं ये देखा, इसके बाद मैं ये दिखाऊंगी रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब कहाँ पे होते हैं, किसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब और किसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे क्या करना है, द रिपोर्टेड स्पीच is separated, the reported speech is separated from the reporting
from the reporting verb, from the reporting verb by a comma, by a comma. तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, ये जो स्पीच होती है, बात होती है, इसके दो हिस्से होते हैं. हर एक बात के दो हिस्से होते हैं. एक हिस्से में रिपोर्टेड वर्ब होता है, पहले वाले हिस्से में रिपोर्टेड वर्ब या इनडायरेक्ट में वो होता है, मतलब रिपोर्टेड वर्ब कहीं पे सेकंड पार्ट में होता है. तो यहाँ पे क्या है, हर एक बात में दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. पहले आपको ये जानना है रिपोर्टेड वर्ब कहाँ पे होता है और रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलते हैं. इसके लिए मैं यहाँ आपको प्यारे बच्चों में एग्जाम्पल दूंगी. उसके लिए बुक पे जो पहला वाला एग्जाम्पल है, द टीचर सेड टू मी आई हैव, ये किताब में, ये बुक में ये पहला वाला एग्जाम्पल है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, जो ये पहला एग्जाम्पल है ग्रामर वर्क का. फर्स्ट एग्जाम्पल इज द टीचर सेड टू मी आई हैव नो स्पेयर टाइम टुडे. द टीचर सेड टू मी, यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है इसको हम रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं. उसके बाद उसने कामा दिया है, उसके बाद उसने इन्वर्टेड कामास बिगिन किए हैं. तो यहाँ पे उसने लिखा आई हैव नो स्पेयर टाइम टुडे, तो ये इसके अल्फाज है, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं. ये हमने क्या करना है, हमने कामा में रखना है. गो दिस वन सेंटेंस, द टॉक, द स्टोरी that someone else has said, it has two parts. Number one part is the reported verb and number second part is reported speech. तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगी आपको the teacher said. फॉर एग्जाम्पल यही मैं लिखूंगी, किताब का ही एग्जाम्पल में लिखूंगी. द टीचर सेड, द टीचर, यही आपको करना है आगे. द टीचर सेड, तो ये वाला हिस्सा जो है इट इज कॉल्ड ए रिपोर्टेड वर्ब, यानी इसने काम किया है. काम क्या किया है, कुछ कहा है, कुछ कहने को भी, कुछ करने को भी, सोने को, खाने को, कहने को, इसको हम सब को बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब. उसके बाद कामा करना है. तो ये वाला पार्ट जो है द टीचर सेड, उसके बाद रिपोर्टेड कामा शुरू करना है. द टीचर सेड कामा, उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है उसने क्या कहा, यहाँ पर टीचर ने कहा, ये रिपोर्टेड वर्ब है, यानी उसने काम किया है, रिपोर्टेड वर्ब. उसके बाद कामा लगाना है, उसके बाद कामा स्टार्ट करने हैं. यहाँ पे क्या करना है, उसकी बात हमें कहनी है, मगर वो कहाँ पे रखनी है, वो हमें कामा में रखनी है जो उसने कहा है. तो द टीचर सेड व्हाट ही सेड आई हैव, तो जो पहला वाला लेटर है कैपिटल है, यहाँ पर भी जो पहला वाला लेटर है जो उसने कहा है ये कैपिटल है. आई हैव नो स्पेयर टाइम, आई हैव नो स्पेयर टाइम टुडे. तो उसके बाद क्या करना है, क्लोज करने हैं, कामाज क्लोज करने हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है. तो प्यारे बच्चों, ये वाला जो हिस्सा है सेंटेंस का, ये वाला हिस्सा जो है जो उसने कहा है, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच. ये आपको याद रखना है. तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से ये रिपीट करती हूँ. पहले मैं ये बताऊँगी कि नरेशन क्या है. नरेशन का मतलब है कुछ कहना, किसी की बात को कहना, किसी की बात को दोहराना. तो इसके जो तरीके होते हैं वो है दो. दैट मीन्स डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. जब हम किसी की बात डायरेक्टली बोलते हैं, इसमें कोई भी चेंज ना ला के हम बोलते हैं, इसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. तो डायरेक्ट स्पीच की जो डेफिनेशन है, डायरेक्ट स्पीच है द फॉलोइंग पॉइंट. तो डायरेक्ट स्पीच का जो मतलब है, जब हम किसी की, व्हेन वी टेल, व्हेन वी एक्सप्लेन समथिंग दैट समवन एल्स हैज सेड, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. बगैर कहीं चेंज लाके, बगैर कोई भी चेंज लाके जब हम किसी की बात बोलते हैं, इसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. द फॉलोइंग पॉइंट शुड रिमेंबर अबाउट द डायरेक्ट स्पीच. इसके लिए डायरेक्ट स्पीच के लिए कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं. नंबर वन पॉइंट क्या है, इसमें जो डायरेक्ट स्पीच में है, द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर रिपीटेड. इसमें एग्जैक्ट वर्ड्स रिपीटेड होते हैं, जो उसने कहा होता है वही हम रिपीट करते हैं. नंबर सेकंड पॉइंट क्या है, द एग्जैक्ट वर्ड्स जो होते हैं स्पीकर के, जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं, द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर मार्क्ड ऑफ बाय इन्वर्टेड कामास. एग्जैक्ट वर्ड्स जो स्पीकर के होते हैं वो हम कहाँ रखते हैं, वो हम कामाज में रखते हैं, कामाज के क्लोज रखते हैं, उसके बाद फुल स्टॉप रखते हैं. नंबर थर्ड पॉइंट जो होता है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ रिपोर्टेड वर्ब एज वेल एज द रिपोर्टेड स्पीच बिगिन्स विद द कैपिटल लेटर. जो रिपोर्टेड वर्ब का जो पहला वाला जो वर्ड होता है वो किससे शुरू होता है, कैपिटल लेटर से. यानी उसका जो पहला लेटर होता है, रिपोर्टेड वर्ब का जो पहला वाला वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला वर्ड होता है वो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. नंबर फोर्थ पॉइंट इज द रिपोर्टेड स्पीच इज सेपरेटेड फ्रॉम द रिपोर्टिंग वर्ब. ये जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, यानी कहने वाले की जो बात होती है वो अलग होती है, वो सेपरेट की जाती है किससे, कामा से. कहाँ से, जो उसने कही है. दैट मीन्स जो कोई कहता है
वो सेपरेट होता है जो उसने कहा होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिखाया, द टीचर सेड, उसके बाद मैंने कामा लगाया, द टीचर सेड, ये वाला जो हिस्सा है उसने काम किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब। तो उसने क्या कहा, आई हैव नो स्पेयर टाइम टुडे, तो उसने ये बात कही कि उसने जो कहा है वो हम क्या करेंगे, वो हम कामाज में रखते हैं, उसके बाद हम फुल स्टॉप रखते हैं। ये है कुछ पॉइंट जो आपको याद रखने हैं प्यारे बच्चों। तो उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच के भी जो कुछ पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं। Indirect pointers for indirect speech, there are few pointers that you have to remember. That means remember the following points. Remember the following points. Remember the following points about इनडायरेक्ट स्पीच। तो जिस तरह डायरेक्ट स्पीच के भी कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, इसी तरह इनडायरेक्ट स्पीच में भी कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। सवाल करने से पहले, कोई भी नरेशन करने से पहले ये पॉइंट्स हमें ज़रूर पता होने चाहिए, तब हम नरेशन को अच्छी तरह से या ठीक तरह से कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये फॉलोइंग पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज़ नो इन्वर्टेड कामाज, नो इन्वर्टेड कामाज, नो इन्वर्टेड कामाज आर यूज्ड। तो यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, जिस तरह डायरेक्ट स्पीच में कामाज होते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में कामाज वामाज कुछ नहीं होता है। नंबर सेकंड पॉइंट जो है इनडायरेक्ट का, नो कामा इज यूज्ड, नो कामा इज यूज्ड टू सेपरेट, नो कामा इज यूज्ड टू separate reported speech, reported, no comma is used to separate reported speech from reported verb। तो यहाँ पे क्या है, जिस तरह हमने वहाँ पे बोला कि रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टेड वर्ब से अलग करना है, किस तरह अलग करना है, कामा से अलग करना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये बातें नहीं है, यहाँ पे कोई भी कामा नहीं लगता, कोई भी कामाज नहीं लगते, कोई भी कामा रिपोर्टेड स्पीच का और रिपोर्टेड वर्ब के दरमियान नहीं लगता है। तो नंबर थर्ड पॉइंट जो है, ये जो कंजक्शन होता है अप्रोप्रिएट नेचर, यानी यहाँ पे कंजक्शन होता है, किससे होता है, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जो है उसके दरमियान एक कंजक्शन होता है। द कंजक्टिव वर्ड इज, word, the conjunctive word that is used between reported verb and reported स्पीच। यहाँ पर एक कंजक्टिव वर्ड लगता है किसके दरमियान, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान, जो इन दोनों को जोड़ता है। कौन सा वो वर्ड है, दैट इज दैट, यानी दैट एक लफ्ज़ है जो रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान लगता है, जिसे दो हिस्से जो होते हैं बात के वो क्या होते हैं, कंजक्ट होते हैं, जुड़ जाते हैं। नंबर फोर्थ पॉइंट जो है जो आपको याद रखना है, द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग, द टेंस, वो भी मैं समझाऊंगी कि टेंस का मतलब क्या होता है, कहाँ पे टेंस होता है। टेंस के जो काइंड्स है वो है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तो वो भी चेंज होते हैं, कहाँ पे चेंज होते हैं और कहाँ पे नहीं चेंज होते हैं वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग, द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज्ड। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट में होता है, कहीं पे होता है ही सेज, तो उसमें हमें कोई भी चेंज नहीं लानी पड़ती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो भी टेंस होता है वो हम वही का वही लिखते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं लानी पड़ती है। प्यारे बच्चों, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इनडायरेक्ट स्पीच के हैं। दैट मीन्स नो इन्वर्टेड कामाज आर यूज्ड। नंबर सेकंड मीन्स नो कामा इज यूज्ड टू सेपरेट रिपोर्टेड वर्ब फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच। नंबर थर्ड पॉइंट इज द कंजक्टिव वर्ड दैट इज यूज्ड बिटवीन रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। एंड नंबर फोर्थ पॉइंट इज द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज्ड। उसका जो टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट में, यानी बात अगर प्रेजेंट में होगी तो प्रेजेंट में के
पेश की जाती है, अगर पास्ट में होगी, अगर फ्यूचर में होगी तो उसी हिसाब से की जाती है, यानी टेंस का कोई चेंज नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, ये नरेशन करने से पहले ये जो पॉइंट्स है ये आपको याद रखने हैं, तब हम नरेशन को अच्छी तरह कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी। खुदा